हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आंसर इन ब्रीफ ओसी के चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो कवर अप करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपने अभी तक मेरे वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। और एक और ख़ास बात आज के वीडियो लेक्चर से मैं है ना आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन कितने बार प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं उसके डिटेल बताऊंगी। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मिस है ना इम्पोर्टेंट दीजिए। अभी तो स्टार्टिंग है माय डियर वंस। स्टार्टिंग में तो आपके लिए पूरा पोर्शन ही इम्पोर्टेंट, आपको सब कुछ पढ़ना है। हम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा आंसर आएगा। हाँ, मैं आपको ये काम कर सकती हूँ कि बोर्ड में कितने बार कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस सिलेबस में आया हुआ है। सिलेबस हमारा बस बुक आगे पीछे हुई है, चेंज हुआ है, चैप्टर्स आगे पीछे हो गए हैं, उतना ही है, बाकी कोई मेजर डिफरेंसेस है नहीं। तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने टाइम्स है ना आया हुआ है वो मैं आपको ये वीडियो लेक्चर से मैं अभी आपको बता दिया करूंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि आपको ऐसे लगता है कौन से क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज लग रहा है तो आप उस हिसाब से स्टडी कर लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से एज अ टीचर मैं एक ही एडवाइस दूंगी बच्चों को कि आपको सारे पढ़ने हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सब आपको, और अभी तो है ही बिगिनिंग। इम्पोर्टेंस मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंस वो होता है कि लास्ट में जब आपका सब पढ़ के हो जाए फिर आपको ऐसे लगता है कि कौन सा एक्सपेक्टेड होता है वो हम और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें, तो वो सोच के आपको करना है। लेकिन आप स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंस पूछोगे तो इंपॉर्टेंस क्या बताऊं मैं आपको। तो अभी जो भी बोर्ड में जितने बार पूछे गए उसके हिसाब से मैं आपको अभी डिटेल्स देते जाऊंगी। तो यहाँ पे है ना एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्योल पूछा गया है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये है ना लास्ट ईयर के बोर्ड में भी आया था ये क्वेश्चन, एंड 2019 में भी आया था। मतलब 2020 में आया, 2019 में आया, फिर जुलाई 2019 में भी आया हुआ है ये, एंड 17, 16, 14, 13। तो मतलब ये बहुत मतलब है ना कम से कम 6 से 7 बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो उस हिसाब से अब हम ये स्टडी कर सकते कि इस पे थोड़ा सा और फोकस है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ये जो फंक्शंस है वो इम्पोर्टेंट ही है हेनरी फ्योल के। तो इसके टोटल 14 प्रिंसिपल्स है, लेकिन हमको क्वेश्चन में यहाँ पे 5 पूछा तो हम 5 का आंसर यहाँ पे देंगे। आप कोई भी एनी 5 आप चूज कर सकते हो आंसर देने के लिए। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। कौन था? तो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था। माइनिंग मतलब खदान में वो इंजीनियर था। एंड ही वर्कड एज द डायरेक्टर ऑफ माइंस। माइंस के डायरेक्टर के रूप में उसने काम किया था। एंड ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए थे विच आर एक्सप्लेन्ड इन हिज बुक। उन्होंने अपनी बुक में, जो बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, उस बुक में उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ये मतलब 14 प्रिंसिपल्स को उन्होंने मेंशन किया था। एक्सप्लेन मतलब उसमें मेंशन किया हुआ है बुक्स में, उस बुक में ना। द फॉलोइंग आर द 5 प्रिंसिपल्स। द फॉलोइंग आर द 5 प्रिंसिपल्स। जो नीचे दिए हुए प्रिंसिपल्स है वो 5 प्रिंसिपल्स है। आपको 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं आपके सिलेबस में, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में है ना हमें ओनली 5 प्रिंसिपल्स पूछे हैं, राइट। तो हम उसके हिसाब से हमारा आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो मैंने लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि किसी जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द क्या होता है, ये पावर। आप है ना अगर बॉस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, आप है ना कंपनी के बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो या मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, तो ये है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, ये पावर होता है टू टेक डिसीजन लेने के लिए राइट है, पावर है। और अगर हम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि उन्हें अपनी ड्यूटी करनी है। दे आर ऑब्लिगेटेड टू डू देयर ड्यूटी विच सबॉर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। मतलब उनको जो ड्यूटी दी गई वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, फुलफिल करे, वो अपना काम टास्क बराबर से करे। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन। तो उनके हिसाब से उनका क्या कहना है कि वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो वेन अ पर्सन इज गिवन अथॉरिटी, अगर किसी पर्सन को, किसी बंदे को अथॉरिटी दी गई है, मतलब समझो मैनेजर की पोस्ट दे दी, सुपरवाइजर की पोस्ट दे दी, ठीक है, तो ही शुड बी
हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम टास्क, तो उसको फिर उस टास्क के लिए मतलब ही इज अकाउंटेबल, इसके लिए हम बोलेंगे कि वो जिम्मेदार है, वो अकाउंटेबल है। ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम टास्क इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट अ टास्क। अगर मैनेजर को कोई काम कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटी दी गई है विद इन अ गिवन टाइम, दिए हुए समय के दौरान, मतलब स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट करने के लिए बोला गया, देन ही शुड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो फिर वो ही जिम्मेदार होगा इफ ही डज नॉट डू दैट इन टाइम। अगर वो टाइम पर वो काम नहीं हो पाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदारी, ही विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट टास्क। भले उसको है ना अपने एम्प्लॉय से करवा के लेना है तो करवा के लेना, तो उसके लिए भी वो जिम्मेदार है ना। अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा, वो डायरेक्ट वो काम नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयज कर रहे हैं, लेकिन उसको उतना पावरफुल, उतना मतलब उस तरीके से रहना है कि उसके सबॉर्डिनेट्स वो टास्क टाइम पे कंप्लीट करके दे। तो इस तरीके से आपको ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हुआ, आपको इसका आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करना होगा। नाउ नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो सब जगह पे इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन नहीं है तो सक्सेस नहीं है भी से, राइट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फेयर डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपसे कहूंगी ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एम्प्लॉयज मस्ट ओबे, एम्प्लॉयज को है ना ओबे करना है एंड रेस्पेक्ट करना है द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। जो रूल्स है वो गवर्न करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे आपको वी लिख लेना, गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन चलती है, तो उनका आपको क्या करना है, आपको फॉलो करने हैं वो। नाउ डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स। डिसिप्लिन क्या करता है, अपने गोल्स को, अपने टारगेट को अचीव करने में हमको हेल्प करता है, सेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। तो जो गुड डिसिप्लिन होती है वो क्या होता है, वो सेट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। वो इफेक्टिव लीडरशिप का एक एग्जाम्पल होता है। आपको एक तरीके से इफेक्टिव लीडरशिप, अगर है ना डिसिप्लिन अच्छा है, आप अगर कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे भी तो आप समझ सकते हो कि है ना, आपका अगर आपके जो सुपरवाइजर है उनकी अगर डिसिप्लिन अच्छे से कॉलेज में है तो उसके लिए कौन किसको जिम्मेदार बताते हैं, सुपरवाइजर है, हमारे टीचर्स हैं, राइट। तो देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल, कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या रूल है, किस तरीके से रूल्स को फॉलो करते हुए, ओबे करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए आपको काम करना है। तो इस तरीके से जो डिसिप्लिन है वो टास्क को अचीव करने में, गोल को अचीव करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। Now the third one is what, principles of subordination। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ सबॉर्डिनेशन, मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन मतलब एक इंडिविजुअल बंदा, एक सिंगल बंदे के इंटरेस्ट को छोड़ के हम जो जनरल इंटरेस्ट के पॉइंट पे पहुंचेंगे, जनरल मतलब सबके लिए, फॉर ऑल, उस फायदे के लिए के बारे में सोचते हुए हम कोई काम करेंगे तो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेटर है और सबके लिए बेटर है, राइट। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो अकेले के लिए सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, खुद का इंटरेस्ट, खुद के फायदे का, और एक होता है द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉमन, जिसको हम बोलते हैं कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये जो कॉमन होगा, जनरल होगा, वो सबके लिए होगा, राइट। तो द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्राइमरी। तो है ना ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, वो है ना प्राइमरी होना चाहिए, वो मेन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ द इंटरेस्ट, क्योंकि वो है ना ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए होता है, प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट है शुड बी सेकेंडरी और सबॉर्डिनेट। तो उसको हम सेकेंडरी रखेंगे, सेकेंडरी रखना मतलब हम सबॉर्डिनेट रखेंगे, दूसरे नंबर पर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रखेंगे। पहला जो एम है वो आपका होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरेस्ट मतलब फायदा, जिसके बारे में हम वेलफेयर के लिए सोचते हैं, फायदे के लिए सोचते हैं वो। तो जनरल इंटरेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन द दो लोगों में, तो द मैनेजरियल डिसीजन शुड बी फेवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो है ना मैनेजरियल डिसीजन है ना इंटरेस्ट के फायदे, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए कोई ही फेवर में रखते हुए अपने डिसीजंस लेने जरूरी है उनको। तो इस तरीके से उनको सॉर्ट आउट करनी होगी प्रॉब्लम।
नाउ फोर्थ वन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स, इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है? पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस। पीपल और मटेरियल है ना राइट जगह पे, राइट प्लेस पे रहने चाहिए एट द राइट टाइम पर। सो इट मीन्स देयर मस्ट बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल। तो इसका मतलब वहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए मटेरियल का। इट मस्ट हैव राइट, उसके पास राइट होना चाहिए, हक होना चाहिए। सिमिलरली देयर मस्ट बी प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल्स के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए। पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज, काम करने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रॉपर प्लेसमेंट मतलब वैकेंसी होनी चाहिए। सो दे मस्ट बी अपॉइंटेड टू डू राइट वर्क। तो उनको हमें ना राइट वर्क सही जगह पे उनको अपॉइंट कर सके, सही काम के लिए एट राइट प्लेस, सही जगह पर एंड सही काम के लिए हम अपॉइंट कर सके उस हिसाब से। सो दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? ये ज़्यादा फोकस किस पे डालता है, किस चीज को एम्फसाइज करता है, मतलब किस पे ज्यादा फोकस डालता है, किस पे ज्यादा प्रभाव डालता है? तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पे। नाउ फिफ्थ वन, ये लास्ट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में 5 ही पूछे इसलिए हम 5 ही लिख रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है? दिस प्रिंसिपल इज अबाउट फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट। इक्विटी का मतलब होता है फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे दिस प्रिंसिपल इज अबाउट फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज। सारे के सारे एम्प्लॉयज को सही जो इक्वल और फेयर, सही एंड बराबर का उनको है ना उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, भले वो सैलरीज को लेके हो, भले उनको रेस्पेक्ट को लेके हो। तो यहाँ पे मैनेजर शुड बी काइंड। तो मैनेजर को काइंड मतलब उसको सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड रहना जरूरी है एंड फेयर टू देयर सबॉर्डिनेट्स। उसके अंडर में जो काम करने वाले हैं उनके साथ उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। वहां पर कोई पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल के तौर पे द एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन द सेम लेवल, जो एम्प्लॉयज है ना सेम लेवल पे काम करे बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में शुड बी पेड सेम वेजेस। तो उनको सेम वेजेस मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? लेवल मतलब हम अगर सुपरवाइजर की बात करें तो परचेसिंग डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर है और सेल्स डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर, तो उनका लेवल तो सेम हो गया, वो सबके सब सुपरवाइजर्स है। तो फिर उन सबको इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया कि शुड बी पेड सेम वेजेस। देयर वेजेस शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट। उनका वो डिपार्टमेंट का बाइफर्केशन नहीं होना चाहिए कि अरे सेल्स वाले को ज्यादा मिलेगी क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट लाएगा, प्रोडक्शन वाले को कम मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट वाले को कम मिलेगी, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। बट द लेवल एट विच दे आर वर्किंग उसको कंसिडर करना चाहिए। सो व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क बिटवीन पीपल एंड डिपार्टमेंट्स, तो वो है ना जब है ना काम बांटा जाता है लोगों मतलब वर्कर्स के बीच में एंड डिपार्टमेंट्स के बीच में, दिस प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर। तो मैनेजर को है ना ये प्रिंसिपल फॉलो करना है। सो एज फार एज पॉसिबल देयर शुड बी इक्वल डिविजन ऑफ वर्क। तो काम जो बांटते हैं, डिविजन करते हैं, अलॉट करते हैं वर्क, उसमें भी इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक को ज्यादा ओवरबर्डन दे दिया और दूसरे को कम काम है, आराम का है, वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो जो डिविजन ऑफ वर्क है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो उसकी वजह से इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा? दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको ये ऑर्गेनाइजेशन में अवॉइड करेंगे। मतलब यहाँ पे फिर झगड़े होने के चांसेस कम होंगे। जब सब कुछ अच्छे से चलेगा, मैनेजर किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर रहा है, सबके साथ इक्वल व्यवहार चल रहा है, तो फिर क्यों झगड़ी होगी, राइट? तो इस तरीके से आपको यहाँ 5 पॉइंट्स लिखना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है और आप कोई भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा। अभी नेक्स्ट उस पे जाएंगे, सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया, डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेज की कोई भी 4 टेक्निक्स आपको बतानी है। तो यहाँ पे ये है ना हार्डली 2 बार ये आया हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में। तो अकॉर्डिंग टू टेलर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवली। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स है वो क्या करते हैं, वो है ना मैनेजर को है ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवली एप्लीकेशन में लाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, काम काज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कंफर्टेबली वो हेल्प करते हैं टेक्निक्स। सो सम आर द मेजर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। तो कुछ जो मेजर टेक्निक्स है साइंटिफिक इसके मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। तो इसमें से सबसे पहला है वर्क स्टडी। तो यहाँ पे वर्क स्टडी, तो मैनेजमेंट मस्ट डू वर्क प्रॉपर वर्क स्टडी, उसमें प्रॉपर वर्क स्टडी करना है बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स को काम देने से पहले उस काम को समझना है, उनको खुद को मैनेजर को पहले समझना है।
देन वर्क स्टडी कंसिस्ट, उस वर्क स्टडी में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, तो एन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारे फंक्शंस एंड एक्टिविटीज का है ना, उसमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट होगा, वो सब उसके अंदर वर्क स्टडी में रहता है। तो उनको प्रॉपर वर्क स्टडी करनी है मैनेजर को। एंड देन यहाँ वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द टेक्निक, ये कौन से टेक्निक्स पे बेस्ड है, तो ये टाइम स्टडी पे बेस्ड है, मोशन स्टडी पे बेस्ड है, मेथड स्टडी पे बेस्ड है एंड फैटिग स्टडी पे बेस्ड है। तो मोशन स्टडी, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है मोशन स्टडी, जिसमें हम बोलेंगे कि द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन। मोशन का मतलब मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का मूवमेंट एंड मशीन्स का जो मूवमेंट है उनमें क्या मूवमेंट हो रहा है वाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के टाइम पे उनका क्या मूवमेंट्स है इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशंस, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है, किस चीज के लिए हेल्प करता है, जो अननेसेसरी बिना मतलब के जो है ना मोशंस है, मूवमेंट्स है, मतलब मोशंस मतलब मूवमेंट्स है जो एम्प्लॉयज एंड मशीन्स के, उनको एलिमिनेट करने में, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, और बेस्ट मेथड फाइंड आउट करने में हेल्प करता है एक पर्टिकुलर जॉब का बेस्ट मेथड फाइंड आउट करने में। नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, ये और किस चीज के लिए हेल्प करता है, तो ये है ना एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो मोशन टेक्निक इज यूज्ड टू नो वेदर सम एलिमेंट्स ऑफ जॉब कैन बी एलिमिनेटेड और देयर सीक्वेंस कैन बी चेंज्ड फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क। तो ये जो मोशन वाली टेक्निक, जो मोशन स्टडी जब ना मैनेजर यूज करेगा तो इससे क्या होगा, उसको मैनेजर को पता चल जाएगा कि उसको कौन से जो फैक्टर्स है, एलिमेंट्स है जॉब के, वो उसे रिमूव करने हैं या उनको सीक्वेंस, उनकी जो सीक्वेंस है, उनके जो नंबरिंग दी हुई ऑर्डर्स दिए हुए हैं वो उनको किस तरीके से चेंज करना है कि जिससे है ना स्मूथ फंक्शन हो चल सके, स्मूथ फ्लो ऑफ टास्क, जो काम काज है वो एकदम स्मूथली चलता रहे। तो इस तरीके से आपको मोशन स्टडी के बारे में लिखना है। देन सेकेंड है टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी क्या होता है, इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। तो ये टेक्निक है, क्या टेक्निक है, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम, ऑब्जर्व करना एंड रिकॉर्ड करना टाइम को बाय एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय कैसे ऑब्जर्व करता है, टेक्निक्स को ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्डिंग, ये टेक्निक है ऑब्जर्व करने के, रिकॉर्ड करने की, टाइम समय को रिकॉर्ड करने की टेक्निक है बाय एन एम्प्लॉय, कितना वो समय लेता है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उस टेक्निक को हम टाइम स्टडी बोलते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी क्या कर सकते हैं, द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड, कितना मतलब है ना मैक्सिमम, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम है ना लगेगा किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, एलिमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ वर्क कंप्लीट करने के लिए, वो उससे डिसीजन ले सकता है मैनेजर। नाउ इट इज अ टेक्निक यूज फॉर फिक्सिंग, ये किस लिए टेक्निक होती है, तो ये फिक्स करने के लिए, स्टैंडर्ड टाइम बताने के लिए कि भाई ये काम आधे घंटे में आराम से हो सकता है। मैनेजर बोल सकता है, अगर उसने टाइम स्टडी की है तो वो बोल सकता है कि हाँ आधे घंटे में ये हो सकता है। रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क अंडर गिवन कंडीशन, सो इट इज यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो ये है ना किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो यह है ना मैनेजर के लिए किस काम का है, तो ये वो क्या कर सकते हैं, वो है ना यहाँ पे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी मेजर कर सकते हैं कि एक बंदा कितने समय में कितना काम कंप्लीट कर सकता है, तो उसी के हिसाब से वो अपना स्टैंडर्ड टाइम सेट कर सकते हैं टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। और इससे फिर क्या फायदा होगा, तो इससे फर्म को फायदा होगा कि वो जो कॉस्ट ऑफ वर्क जो है ना काम को खत्म करने के पीछे जो लागत, जो खर्चा लगता है वो फिर रिड्यूस होगा, वो कंट्रोल में रहेगा। देन थर्ड पार्ट क्या है वर्क स्टडी का, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी इज द थर्ड पार्ट। तो देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क, कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड है, डिफरेंट मेथड्स है। हाउएवर फॉर द बेस्ट क्वालिटी, लेकिन है ना बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। तो उसके लिए है ना मैनेजर को उस तरीके की स्किल चाहिए कि वो पहचान सके कि कौन सा टाइप का मेथड बेस्ट रहेगा किसी पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो उन्हें पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड दिस वुड हेल्प इन, इससे फिर क्या फायदा होगा, ये है ना उनकी जो समय की बचत भी करेगा एंड है ना रॉ मटेरियल को भी बचाएगा, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, रॉ मटेरियल का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। नाउ फोर्थ वन इज फैटिग स्टडी। चौथा कौन सा है, फैटिग स्टडी। तो जनरली यहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स, लंबे समय तक के लिए जो लंबे घंटे का जो ब्रेक होता है विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स,
ट्रैगर प्रेशर, टारगेट प्रेशर, वो क्या करता है, प्रेशर डालता है। हैवी वर्किंग टूल्स भी प्रेशर डालती है। एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस भी प्रेशर डालती है एक एम्प्लॉय पे। लंबे समय तक जो काम करना पड़ता है विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स एंड टारगेट रहता है, टारगेट का प्रेशर जब रहता है, काम का प्रेशर रहता है कि इतना कंप्लीट करना है इतने समय में। हैवी वर्किंग टूल्स जो टूल्स एंड टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं, मशीनरी वगैरह। एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है तो उससे क्या होता है, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है एम्प्लॉयज़ का। तो उसको हम बोलते हैं फैटिक, उसको क्या बोला जाता है, फैटिक। सो इट इज़ एन एडवर्स इफेक्ट। इसका क्या होता है, इसका एक एडवर्स इफेक्ट मतलब इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे एंड एम्प्लॉयज़ पे। ऑन द इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। हेल्थ, यहाँ पे आपको आना है कि हेल्थ, यहाँ पे हमें लिखना है कि हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज की हेल्थ एंड एफिशिएंसी को वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो फिर फैटिक स्टडी उसी को बोलते हैं, लंबे समय का काम सफिशिएंट ब्रेक के बिना और टारगेट प्रेशर, हैवी वर्किंग टूल्स वगैरह। नाउ द मैनेजमेंट शुड स्टडी द फैक्टर्स। मैनेजमेंट को क्या करना है, फैक्टर्स स्टडी करने हैं दैट आर कॉजिंग फैटिक, जो है ना कॉज कर रहे हैं मतलब कारण बन रहे फैटिक का, वो फाइंड आउट करने हैं वो फैक्टर्स। एंड मस्ट टेक स्टेप्स टू रिड्यूस, मतलब उन्हें है ना यहाँ पे ना करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे फैटिक को कम करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। अगर काम काज उनको अच्छे से चलवाना है, स्मूथ वर्किंग रखनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, तो फिर इनकी स्टडी ये फाइंड आउट करना पड़ेगा उनको कि क्या कारण से बंदा है ना फैटिक हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयज है ना वो थक जा रहे हैं, वो फेडअप हो रहे हैं, उनको मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है। तो उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, अगर उनका लंबा टारगेट है, अगर उन्हें मार्केट में स्टैंड कर। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे, स्टैंडर्डाइजेशन इन प्रोडक्शन, अगर हम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, मतलब इट इम्प्लाइज दैट सिलेक्टिंग द स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड अच्छी क्वालिटी के टूल्स एंड इक्विपमेंट सिलेक्ट करना। एंड सेकेंड, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन, सही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को, मतलब अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज को। ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन इन प्रोडक्शन। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड वर्किंग गुड क्वालिटी ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, अच्छी क्वालिटी के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली है ना प्रोडक्शन जो होगा वो भी अच्छी क्वालिटी का ही होगा। द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड क्वालिटी विल बी प्रोड्यूस्ड, वो अच्छी प्रोड्यूस होंगे। एंड इसकी वजह से दिस हेल्प्स द वर्कर्स, तो फिर है ना वर्कर्स को भी इससे हेल्प मिलेगी टू परफॉर्म द जॉब इजीली, अच्छे से अपना कामकाज कंप्लीट करने में एंड एफिशिएंटली करने में। नेक्स्ट यहाँ पे कि सेकेंडली द वर्किंग कंडीशन, और उसके साथ साथ जो वर्किंग कंडीशन अगर अच्छी प्रोवाइडेड होगी अगर एम्प्लॉयज को, तो उससे वर्कर्स को काम करने का दिल करेगा और उनका वो जो अपना आउटपुट देंगे, मतलब जो रिजल्ट देंगे, जो कामकाज करेंगे वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का कामकाज करेंगे फिर। सो दिस टेक्निक मिनिमाइजेस, तो ये टेक्निक क्या करती है, मिनिमाइज करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करती मतलब मिनिमाइज करती है, जो उसके पीछे जो लागत लगती है, खर्चा लगता है, उसको मिनिमाइज करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। ये जो टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन। एंड मेक्स बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और अवेलेबल रिसोर्सेज का अच्छा यूज करने में, बेस्ट यूज करने में, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, जो रॉ मटेरियल वगैरह है उनका वेस्टेज नहीं होता है ये स्टैंडर्डाइजेशन को अप्लाई करने में। ये साइंटिफिक मेथड हुआ, टेक्निक हुआ, मेथड हुआ। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, डिफरेंट पीस रेट प्लान। तो डिफरेंट पीस रेट प्लान क्या होता है, ये होता है डिफरेंशियल वेज रेट, मतलब डिफरेंशियल वेज रेट का मतलब अलग अलग वेज रेट उनके कामकाज के हिसाब से, अगर अच्छे से काम किया है तो हायर वेज होगी, और काम ढंग से नहीं है तो लोअर वेज होगी, तो उस हिसाब से। तो डिफरेंशियल वेज रेट इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की टेक्निक है विच इन्वॉल्व्स पेइंग हायर रेट ऑफ वेजेस, हायर रेट ऑफ वेजेस पे करना टू एम्प्लॉयज हु कंप्लीट मोर वर्क, तो जो है ना ज्यादा काम कंप्लीट करते हैं, मोर वर्क कंप्लीट करते हैं, देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से जो उनको जितना काम करने बोला गया है उससे और भी अच्छा काम करते हैं वो,
और भी अच्छा करते हैं तो फिर उनको अच्छी रेट ऑफ वेजेस मिलनी चाहिए एंड पेइंग लेस वेज रेट, और उन बंदे को कम देना है जिनका परफॉर्मेंस है ना स्टैंडर्ड से भी जितना उनको बोला गया उससे भी कम होता है, राइट। तो उनको है ना कम वेज रेट मिलनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क परफॉर्मेंस, इसका मतलब इन शॉर्ट इन सिंपल अकॉर्डिंग टू द वर्क परफॉर्मेंस है ना वेज रेट फिक्स होनी चाहिए। सो द पेमेंट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर एंड द एफिशिएंट वर्कर शुड बी पेड मोर, और जो एफिशिएंट है जो अच्छे से काम करता है उसको ज्यादा पे करना है, मतलब इनएफिशिएंट वर्कर्स होते हैं जो आलसी होते हैं जो काम कम करते हैं तो फिर उनको कम रेम्युनरेशन कम सैलरी मिलनी चाहिए। सो दिस टेक्निक मोटिवेट, सो इससे क्या होगा अल्टीमेटली एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाएंगे, अरे हाँ अच्छा काम करने पे अच्छा परफॉर्म करने पे अच्छी सैलरी मिलती है, तो फिर वो अच्छे से अपना काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वो अपना काम का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा प्रोवाइड करेंगे एंड उससे क्या होगा अल्टीमेटली उनको फिर बाद में वेजेस भी हाई मिलेगी, उनको सैलरी भी हाई मिलेगी। तो इस तरीके से ये थर्ड टेक्निक था साइंटिफिक इसका मैनेजमेंट का। नाउ फोर्थ वन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, दिस कंसेप्ट ऑफ टेलर, ये जो टेलर ने कंसेप्ट दिया है क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय द टेलर नो, सो उनका क्या करना है प्लानिंग इज सेपरेटेड, प्लानिंग को है ना सेपरेट करना है अलग करना है फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन से उसको अलग करना है। दिस मीन्स इसका मतलब होता है कि दैट प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल। देखो जब भी कोई प्लानिंग होती है तो वो जैसे है ना बड़े लोग जो हाई पोस्ट पे वो लोग प्लानिंग करते हैं और एक्चुअल में उसको है ना काम को कौन करता है एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय अदर डिफरेंट पीपल, और उसको फिर है ना अदर जो लोग होते हैं जो वर्कर्स होते हैं एम्प्लॉइज होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं, मतलब मैनेजर हुआ सुपरवाइजर हुआ इस तरीके से। दस एवरी वर्कर विल बी सुपरवाइज, तो हर एक वर्कर को विल बी सुपरवाइज, उसको ध्यान में रखा जाएगा, उनका ध्यान काम काज देखा जाएगा बाय टू डिफरेंट सेट्स ऑफ सुपरवाइजर्स, तो दो अलग अलग सेट ऑफ सुपरवाइजर्स उस कामकाज को देखेंगे। सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही रिकमेंडेड टोटल 8 फॉरमैन, तो इसके लिए उसने टोटल 8 फॉरमैन मतलब मेन पर्सन उन्होंने रखने के लिए बोला, रेकमेंड किया कि कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क में अलग अलग जो पहलू है एस्पेक्ट्स है उनका ध्यान रखने के लिए। सो दे आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज, सो उनको किस कैटेगरी में हम लोग दो कैटेगरीज रखी है, एक तो है एट प्लानिंग लेवल, प्लानिंग लेवल पे कौन से एम्प्लॉयज होंगे, मतलब कौन से वर्क सुपरवाइजर्स होंगे वर्कर्स होंगे, एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कौन होंगे। तो यहाँ पे रूट क्लर्क, सबसे पहले प्लानिंग लेवल पे रूट क्लर्क होगा जो क्या काम करेगा, ही विल टेल हाउ वर्क मूव्स, किस तरीके से काम मूव करेगा फ्रॉम वन मशीन टू अदर, एक मशीन से दूसरी मशीन पे किस तरीके से। ये मेनली बेसिकली पूरा है ना प्रोडक्शन लेवल के ऊपर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो गया कि हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर। देन सेकेंड यहाँ पे होगा इंस्ट्रक्शन क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, जो रिकॉर्ड करेगा इंस्ट्रक्शंस को कि किस तरीके से काम काज को कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, तो वो इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। देन थर्ड है यहाँ पे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, की टाइम कितना लगा और कितनी लागत हुई, मतलब कितना खर्चा लगा उसके पीछे काम को कंप्लीट करने में, तो वो क्या डिसाइड करेगा, वो टाइम डिसाइड करेगा इन विच वर्कर्स वर्क शुड बी कंप्लीटेड, जो एम्प्लॉइज है उनका काम कंप्लीट होना चाहिए, एंड वर्कआउट द कॉस्ट, और फिर वो वर्कआउट करना मतलब कैलकुलेट करना, वर्कआउट करने का मतलब होता है कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट कितना खर्चा लगा उस काम को कंप्लीट करने में। देन फोर्थ फॉरमैन कौन होगा, यहाँ पे ये फॉरमैन की बात करें हम, टोटल 8 फॉरमैन रखने के लिए बोले तो 4 है ना प्लानिंग लेवल पे, तो यहाँ पे चौथा है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बंदा रहेगा वो क्या करेगा, वो ही विल मेक श्योर, वो एंश्योर करेगा, ही विल मेक श्योर दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर द फैक्ट्री रूल्स, जो फैक्ट्री के रूल्स है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं सबके सब वर्कर्स एम्प्लॉइज, वो ये ध्यान रखेगा। तो इस तरीके से एट प्लानिंग लेवल ये जो 4 फॉरमैन है ये काम करेंगे। नाउ एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल, जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कौन कौन काम करेंगे, तो गैंग बॉस, तो यहाँ पे पहला सबसे पहला है गैंग बॉस एक्चुअली गेट्स द वर्क डन, ये एक्चुअल में कामकाज करवा के लेगा, ये एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट जब काम को कंप्लीट करना है उस टाइम पे जो कंप्लीट काम स्टार्ट करते तो एम्प्लॉयज को किस तरीके से करना है, तो ये एक्चुअल में उनसे काम करवा के लेगा। एंड स्पीड बॉस होता है, ये क्या करेगा, ही विल एंश्योर, ये एंश्योर करेगा, ये एंश्योर्स द वर्क इज कंप्लीटेड इन अ स्पेसिफाइड टाइम, की जो काम काज है वो है ना जो दी हुई समय सीमा के अंदर, जो उनको जो स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है
उस टाइम के दौरान वो उनका काम है ना कंप्लीट हो गया है, तो ये दी हुई समय सीमा के हिसाब से काम कंप्लीट हुआ है, वो एंश्योर करेगा, ही विल मेक श्योर कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। कौन? स्पीड बॉस। देन थर्ड यहाँ पे रिपेयर बॉस। तो रिपेयर बॉस क्या होगा? वो हैंडल करेगा सिक्योरिटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म्स, मतलब मशीन्स वगैरह को सिक्योर रखने के लिए और उनको मेंटेन रखने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है कुछ है तो उनकी रिपेयरिंग वगैरह करवाना, उनको मेंटेन रखना, उनका मेंटेनेंस रखना, मतलब उनको सही रिपेयरिंग वगैरह प्रोवाइडेड हो सही टाइम पे और सिक्योरिटीज को ये एंश्योर करेगा। देन फोर्थ कौन होगा? इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर यहाँ पे एंश्योर करेगा दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कौन देखेगा, कौन इंस्पेक्ट करेगा, कौन ध्यान रखेगा इस चीज का? तो यहाँ पर है ना जो इंस्पेक्टर है वो एंश्योर करेगा इस काम को कि है ना वो वर्क बराबर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हुआ है करके वो ध्यान रखेगा। नाउ लास्ट में फिर आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू टेलर विद इन द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिविजन ऑफ वर्क। अगर सही ढंग से है ना जो एक्टिविटीज है, फंक्शंस है, उनको डिवाइड किया जाए, अलॉट किया जाए इनटू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, देन मैनेजमेंट कैन डेफिनेटली अचीव। मैनेजमेंट है ना पक्का डेफिनेटली वो अचीव कर पाएंगे रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज से जितना रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस की जरूरत है उतना वो उनसे काम करवा के ले पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो दोनों आंसर्स आपको कंप्लीट करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लेके आऊंगी, बिकॉज नहीं तो ये एक ही वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। तो आज के लिए आपको लिए ओसी में इतना ही काफी है। आई होप आपको सब समझ में आ गया। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।